Hello student and welcome to the accounting basic terms chapter। हमने अपने पहले वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक बेटा डिस्कस किए हैं। अपनी आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेके आई हूँ, कुछ नई टर्म्स लेके आई हूँ जो कि अकाउंट से रिलेटेड हैं, जो इनका बेसिक आपके लिए नोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स की तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम डील कर रहे हैं एसेट्स में तो वो एसेट्स क्या है, जब हम डील कर रहे हैं लाइव स्टॉक्स में तो वो लाइव स्टॉक्स क्या हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट कौन से होंगे। मैंने आपको बताया बेटा कॉमर्स एक बहुत ही पर्टिकुलर टर्म है, पर्टिकुलर जो कॉमर्स की टर्म्स होती हैं बहुत पर्टिकुलर होती हैं, बिल्कुल स्पेसिफाइड होती हैं, आपको कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ड्राइंग्स क्यों आएंगी आप जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया प्रॉफिट और गेन दोनों सेम टर्म है, फिर भी हम प्रॉफिट को अलग लेते हैं, गेन को अलग लेते हैं, क्यों लेते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम आज की टर्म्स पे जाते हैं बेटा। आज की हमारी पहली टर्म है लाइव स्टॉक। तो बेटा लाइव स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक हम कहेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स को। डोमेस्टिक एनिमल हर फर्म के पास, हर कंपनी के पास अपने कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो लाइव होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास अपना हॉर्स है या और कोई अपना लिविंग स्टॉक है, तो हम उसे किस कैटेगरी में काउंट करते हैं बेटा? लाइव स्टॉक। नॉर्मली आपसे अगर कोई बोले व्हाट इज़ लाइव स्टॉक, तो जो भी डोमेस्टिक एनिमल होगा, जो भी एनिमल आपके पास है, जो भी लाइव स्टॉक आपके पास है, वो आपके लिए लाइव स्टॉक में आएगा। जो ऐसा स्टॉक जो लाइव है, जो सांस ले रहा है, चलता फिरता है, तो वो आपका लाइव स्टॉक में आ जाता है। ज़रूरी नहीं है डोमेस्टिक एनिमल्स ही हो, वैसे तो देखो हम जो फार्म वाले हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स को ही अपने पास रखेंगे। कोई भी जो कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको तो अपने पास रखेंगे नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल डोमेस्टिक एनिमल्स का ही लिया है। आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो बेटा वो है टर्नओवर। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका टर्नओवर क्या है, तो आप क्या बताओगे बेटा कि मेरा टर्नओवर, अच्छा मैं 5 लाख की सेल करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सेल मेड इन द ईयर इज योर टर्नओवर। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपनी सैलरी बताऊंगी, तो ऐसे मतलब कितनी इनकम हो रही है मेरी। ठीक वैसे ही बेटा एक फर्म के लिए उसकी टोटल सेल ही बेटा उसकी क्या हो जाता है? टर्नओवर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे? आपने अपने फ्रेंड को यूज़ करने के लिए अपना कुछ अमाउंट दे रखा है, आपकी अपनी कुछ सेविंग्स दे रखी हैं, क्या आप उसे अपना इन्वेस्टमेंट बोलोगे? नहीं बेटा, आपका इन्वेस्टमेंट वो होगा फंड्स की उस डिप्लॉयमेंट वाला दे देना, दूसरे को डिप्लॉय कर देना, ठीक है, उस फंड को आप अपनी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे बेटा, जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जिसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं मिलना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन एनी काइंड ऑफ स्कीम। किसी भी तरीके की स्कीम हो, चाहे आप वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, चाहे कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रहे हो, चाहे एफडी करवा रहे हो, चाहे गोल्ड कॉइन्स परचेज कर रहे हो, ये सब आपकी किस में आएगा बेटा? आपकी इन्वेस्टमेंट में आएगा। आपकी इंटेंशन क्या है इसकी? अर्निंग रिटर्न्स, ये आपकी इंटेंशन है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? आपके इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका आज का टॉपिक है बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट नॉर्मली सभी जानते हैं हमारे डिस्काउंट क्या होता है। जब भी हम कुछ परचेज करने जाते हैं, सामने वाला हमें प्राइस बताता है, उसके बाद कुछ डिडक्ट कर देता है, तो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ वो हमारे लिए क्या बन गया? डिस्काउंट। तो रिबेट और अलाउंस, रिबेट का मतलब होता है छूट, रिबेट और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर। जो भी कभी बेचने वाला खरीदने वाले को कुछ भी रिबेट दे देता है, छूट दे देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट। हमारा डिस्काउंट बेटा 2 टाइप का होता है। अब वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक कौन सा होता है बेटा? हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा हमारा होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है बेटा? आपने देखा होगा कई बार जब हम किसी अच्छी वेल नोन शॉप पे जाते हैं या कहीं मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर बाहर उन्होंने लगाया हुआ होता है 50% ऑफ, तो वो 50% वो सबको दे रहे हैं बेटा डिस्काउंट।
ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी तो मुझे नहीं देंगे या आप जाओगे तो आपको नहीं देंगे या कि एक पर्टिकुलर बंदे को ही देंगे, ऐसा नहीं होता। वो डिस्काउंट सबके लिए है। और ये डिस्काउंट बेटा किस पे है? ये लिस्ट प्राइस पे है, जो उस पर टैग लगा हुआ है ना उस पे है, ये हमेशा उसी पे होता है। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया बेटा? आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये सबके लिए होता है और ये कभी भी आपके अकाउंट्स में शो नहीं होता बेटा, इसे डायरेक्ट लेस करके शो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है बेटा, आपने सामान खरीद लिया, उसकी प्रॉम्प्ट पेमेंट करवाने के लिए अभी मैं चाहती हूँ कि अभी आप पेमेंट कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैश डिस्काउंट। अब आपको मैं दिखाती हूँ, मान लो आपने गुड्स परचेज की हैं वर्थ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो इस केस में बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। 5,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अब 5,000 डिडक्ट करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 45,000 रुपीज़ आ जाएगा। 45,000 रुपीज़ आपका जो अमाउंट है ये आप बुक्स में शो कर दोगे, टू बी शोन इन बुक्स। अच्छा, इसके बाद आपका कैश डिस्काउंट कितना है बेटा? 5%। तो जो हम ये 5% कैलकुलेट करेंगे, ये किसका करेंगे बेटा? 45,000 का 5%। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ आ जाता है 2250। तो ये 2250 आपका क्या आ गया? कैश डिस्काउंट। तो ये जो कैश डिस्काउंट आया ये आपको बुक्स में शो करना है, लेकिन जो आपका यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट था 5,000 वो हमने कहीं यहाँ शो नहीं किया है। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा रही हूँ। हालांकि अभी आपने जर्नल एंट्री चैप्टर किया नहीं है तो आपको बेसिकली कुछ इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता चलेगा कि आप शो नहीं कर रहे हैं किसे? ट्रेड डिस्काउंट को। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आप परचेज में यहाँ 50 नहीं दिखाएंगे बेटा, आप यहाँ कितना दिखाएंगे? 45। मैंने आपको बताया ना ट्रेड डिस्काउंट तो हमें शो ही नहीं करना। आप कैश में कितना दिखाएंगे? अब देखो आपने 45,000 की गुड्स परचेज की थी, सामने वाले ने आपको 5% डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 2250। तो आप अपना डिस्काउंट यहाँ शो करेंगे 2250। आपने इसे अपना डिस्काउंट शो कर दिया और इसमें जो अमाउंट बचता है आपका 42750, इसकी आपने क्या कर दी बेटा? पेमेंट कर दी। क्लियर हो गया बेटा आपको ये? तो आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दोनों टॉपिक मैंने आपको यहाँ समझाए हैं। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस और दिखा रही हूँ बेटा। मैंने आपको बताया डिस्काउंट कोई भी रिबेट और अलाउंस जो कि एक सेलर देता है बायर को, इट इज़ डिस्काउंट। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, मैंने आपको बताया इट इज़ अ फिक्स डिस्काउंट परसेंटेज गिवन टू ऑल कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे जो दिया जाएगा, और इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ये भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। फिलहाल उसी टाइम पेमेंट करने के लिए जो दिया जाता है वो आपका क्या हो जाता है बेटा? कैश डिस्काउंट। तो ये था आपका डिस्काउंट का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो है हमारी GST। अब पहले तो आपको मैं ये बता दूं GST की फुल फॉर्म क्या है बेटा? GST की फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है बेटा आपका? पहले आपके एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे बेटा जो अलग अलग लगते थे। अलग अलग लगने का मतलब है कभी कोई किसी बॉर्डर पे लग रहा है, फिर दूसरे बॉर्डर पे लग रहा है, या जब सेल करने जिस स्टेट में सेल होने वाला है वहाँ पर आके वैल्यू एडिड टैक्स लग रहा है। तो ये बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो अब क्या होता था कि डिपेंड करता था स्टेट वाइज क्या कितना टैक्स लग रहा है। वेरी करती थी गुड्स के रेट, डिपेंड ऑन द स्टेट, हाउ मच फार इज फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेट। तो इससे क्या होता था बेटा कि प्रॉब्लम होती थी, कभी कहीं स्टेट में किसी रेट पे, किसी स्टेट में किसी रेट पे मिलता था।
तो अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है बेटा, इसने जीएसटी को अप्लाई किया। जीएसटी को अप्लाई करने का मतलब हुआ इन सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके एक सिंगल टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। मर्ज मतलब इकट्ठे कर दिए गए हैं एक टैक्स में, और जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जीएसटी। जीएसटी कब पे किया जाता है बेटा, जब गुड्स परचेज होंगी तब जीएसटी पे होगी डायरेक्ट। 5% जीएसटी लग रही है, 10% जीएसटी लग रही है। देखो लास्ट जब ये जुलाई में अप्लाई हुआ था, अप्लाई अप्रैल में हो गया था, बट जो एक्चुअली लेविड हुआ था तो उस टाइम पे ना बड़े इश्यूज थे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर लगेगा, क्या प्रोडक्शन हाउस पे लगेगा या गुड्स प्रोड्यूस होते ही जब निकल रही हैं फैक्ट्री से तब लगेगा, बहुत सारे थे। तो बेटा इसका एक ही सोल्यूशन, एक ही आंसर है, जब गुड परचेज कर ली जाएगी उस टाइम पे जिससे परचेज की जाएगी वो अलग से ऐड करेगा अमाउंट। कोई लॉस नहीं हुआ बेटा इसमें, बायर का कोई लॉस नहीं है। बाकी सारे टैक्सेस मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, एटलीस्ट ये शो तो कर रहे हैं कि हम ये टैक्स लगा रहे हैं। गुड्स के रेट अप्स एंड डाउन हुए, हालांकि 19-20 का अंतर जिसे बोलते हैं वही आया होगा बेटा, इससे ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। बहुत से छोटे छोटे देशों में आज से 20 साल पहले अप्लाई हो चुका है बेटा, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपके बता रही हूँ। बहुत से देशों में ये पहले ही अप्लाई हो चुका है, जो हमारे देश में आज अप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको बताया जीएसटी इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड इट इज़ कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो सेल करेंगे तब वो कलेक्ट करेंगे, और हम कब पे करेंगे, यानी पब्लिक कब पे करेगी, जब वो परचेज करेगी। तो ये था बेटा आपका जीएसटी। जीएसटी को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट चैप्टर अभी हमारा है इसमें, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, बताएंगे कैसे कैसे ये टैक्स अप्लाई करना होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना होता है। रेट्स पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले हम फिलहाल अभी अपने बेसिक टर्म्स पे हैं तो हम वही डिस्कस करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड पेबल्स। मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल बताया था बेटा। रिसीवेबल का मतलब होता है जो हम रिसीव करते हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, जिन्हें हमने ऑन क्रेडिट गुड्स सेल किए हैं, जिन्हें ऑन क्रेडिट गुड्स सेल किए हैं, जब वो हमें पेमेंट करते हैं या नहीं करते वो हमारे डेटर बन जाते हैं, सॉरी वो हमारे क्या होते हैं, डेटर। हम भी तो किसी से खरीदेंगे उधार, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे बेटा, वो हमारे होंगे ट्रेड पेबल्स। पेबल पे करने वाले, जो पे करने लायक हैं, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स का मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे ट्रेड पेबल्स जो हैं वो हमारे क्रेडिटर्स और बीपी दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ट्रेड पेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। देखो बेटा अंतर क्या होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में, दोनों को ही हमने उधार माल बेचा हुआ है, क्रेडिटर्स को भी और बीपी को भी। क्रेडिटर्स ने इन रिटर्न हमें कुछ नहीं दिया है, दे जस्ट परचेज द गुड्स एंड वी हैव एंटर्ड देयर नेम इन आवर अकाउंट्स। उन्होंने सामान खरीदा, हमने एंट्री कर ली कि हमें इस बंदे से लेने हैं पैसे। ही इन द सेंस creditor has not given any written statement to pay the amount, but in case of bills of exchange के केस में क्या होता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में सामने वाला हमें प्रॉमिस करता है इन अ रिटन स्टेटमेंट दैट ही विल पे दैट मच अमाउंट विद इन 3 months, 2 months, 4 months, 6 months, बिफोर 12 months। ओके बेटा, तो तब वो क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। एक्चुअली में होता क्या है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्टेटमेंट लिखी जाती है पूरे प्रॉपर, इसमें जो सेल कर रहा है वो राइट करता है, लिखता है वो, और फिर वो साइन करवा लेता है किससे, जिसने परचेज की है। जो परचेज करने वाला है वो साइन करके डॉक्यूमेंट वापस दे देगा सेल करने वाले को, और वो सेल करने वाला उसे अपने पास सिक्योरिटी में रख लेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी ने लिखित में दे दिया है कि ठीक है भाई मैंने इससे इतना सामान खरीदा है और मैं इसे इतनी पेमेंट करने वाला हूँ, वो अपने पास रखेगा। इन फ्यूचर कभी मना करने लगे तो वो दिखाएगा कि देखो भाई आपने खुद साइन भी किए हैं इस पर, तो वो चीज़ हो जाती है हमारी, किस में आ जाती है, बिल्स पेबल। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, ट्रेड पेबल की मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं बताई तो एक बार फिर से देख लो बेटा। अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड
और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम नॉर्मली जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई भी हम परचेज कर रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, उसके बदले में जो अमाउंट पे करेंगे दैट इज आवर ट्रेड पेबल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर्स क्या हैं? दोज पर्सन्स ऑफ फर्म और फर्म फ्रॉम whom वी हैव परचेज गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड और प्रिक्योर्ड। हमने सर्विस ली है या प्रिक्योर की हैं। ऑब्जर्व करना काइंड ऑफ होता है ना सर्विसेज, क्योंकि हम एज अ प्रोडक्ट तो रिसीव करते नहीं है, वो हम प्रिक्योर करते हैं उन्हें ऑन द क्रेडिट बेसिस। उधार खरीदी है बेटा एंड द पेमेंट हैज़ नॉट येट बीन मेड, और उसकी पेमेंट नहीं किया तो वो हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर्स। अब बिल्स पेबल क्या होते हैं? बिल्स पेबल, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल्स पेबल फॉर द पर्सन। किस पर्सन के लिए बिल्स पेबल है बेटा? ये जो इसे एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न करता है किसको? ड्रॉर मतलब लिखने वाले को। उसे क्या कर रहा है बेटा? ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु रिसीव्स इट आफ्टर द एक्सेप्टेंस। जो रिसीव कर लेता है एक्सेप्टेंस के बाद। किसकी एक्सेप्टेंस के बाद बेटा? जिसने परचेज किया होगा, जो साइन करके आपको दे रहा है इन रिटर्न, तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। और ये क्या है? पेबल। इसमें हम पे करेंगे, रिसीवेबल में हम रिसीव करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल। अगर आपको कोई ट्रेड पेबल बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो दोनों की बात कर रहा है, क्रेडिटर्स की भी और बिल्स पेबल की भी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा गुड्स क्या होती हैं। क्या आपकी फर्म जो कि फर्नीचर का बिजनेस करती है, उसने अपने ऑफिस के लिए कैबिनेट परचेज किया है, क्या वो आपकी गुड्स होंगी? नहीं बेटा, दैट इज़ योर असेट। वो आपकी गुड्स नहीं होंगी। गुड्स सिर्फ वो होंगी जो आपने रीसेल पर्पस से परचेज की हैं या फिर उन्हें मॉडिफाई करने के पर्पस से परचेज की हैं। ठीक है बेटा। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो कि रीसेल पर्पज से आपने परचेज की हैं, और विच आर यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आप इस्तेमाल करने वाले हो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज़ योर गुड्स। क्लियर हुआ बेटा? मेरी फर्म है, मैं फर्नीचर का बिजनेस करती हूँ, मैं मतलब टिम्बर परचेज कर रही हूँ, तो मेरे लिए टिम्बर क्या बन गया बेटा? गुड्स। लेकिन एक फर्म है जो कि गारमेंट्स का बिजनेस करती है और वो टिम्बर परचेज कर रही है, किस लिए? ताकि वो शेल्फ बनवा सके वहाँ पर, तो वो उसके लिए बेटा गुड्स नहीं है। गुड्स वही होती हैं जो हम रीसेल पर्पज से या फिर प्रोडक्शन पर्पज से परचेज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा गुड्स? तो आप आगे से याद रखना, जब कभी भी आपको वर्ड गुड्स बोला जाए तो आप क्या देखेंगे। नेक्स्ट वन इज बेटा आपकी रिसिप्ट। एक फर्म है, उसमें रिसिप्ट होती है बेटा। अब आपकी जो रिसिप्ट है, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, वो उसके दो ही सोर्स होते हैं बेटा। एक होता है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है बेटा आपकी कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो बेटा, मैं आपको पहले भी कई बार अगर मैंने बताया हो, तो मैं आपको एक चीज़ ना लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर रही हूँ। जहाँ वर्ड आ जाए कैपिटल, वहाँ आप समझ जाना ये कभी कभी होने वाला काम है। जहाँ वर्ड आता है रिवेन्यू, वहाँ उसका मतलब होता है बेटा ये रेगुलर होने वाला काम है। तो कैपिटल रिसिप्ट से आपको क्या पता चल रहा है? ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होगी, सालों में कभी एक बार हो गई, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। तो ऐसी कौन सी रिसिप्ट होगी जो आपको कई सालों में एक बार होगी? आपने अपनी पुरानी मशीनरी सेल कर दी, कैपिटल रिसिप्ट है बेटा। आपने कहीं से लोन ले लिया, कैपिटल रिसिप्ट है बेटा। आपका जो प्रोप्राइटर है, आपका जो ऑनर है, वो अमाउंट ले आया फर्म में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज़ योर कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हुआ बेटा? तो ये सारी की सारी आपकी क्या हुई? कैपिटल रिसिप्ट हुई। तो कैपिटल रिसिप्ट इज शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिखाते हो आप कैसे? आदर इट एज इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी कैसे बेटा? मैंने आपको बताया, लोन मिल गया कहीं से, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आपका प्रोप्राइटर जो है, आपका इन्वेस्टर, आपका ऑनर फंड ले आया, क्या लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने मशीनरी सेल कर दी तो क्या हो गया? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। आपकी असेट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? कम। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो हमारी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है।
मैंने आपको बताया कभी कभी होने वाला अमाउंट ही आएगा बेटा इसमें। अब इसके अलावा आपको मैं दिखाती हूँ आपकी कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल जो मैंने आपको बताए हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं बेटा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोपराइटर और रिसिप्ट ऑफ लोन, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? रिवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपकी आती है बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटा? इट इज़ शोन इन P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट में शो की जाती है। पहली बात तो कैपिटल रिसिप्ट हमने कहाँ शो की थी बेटा? बैलेंस शीट में। या तो लायबिलिटी साइड बढ़ाओगे या असेट साइड कम करोगे। आपको बैलेंस शीट के बारे में अगर अभी नहीं पता है, डोंट वरी, आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम उन सब का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना ही है, बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक असेट और एक लायबिलिटी। ठीक है बेटा, मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा देती हूँ। एक छोटा सा फॉर्मेट ये होता है बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें हम एक तरफ लिखते हैं लायबिलिटी और दूसरी तरफ लिखते हैं असेट्स, और जो ये कॉलम है इसमें अपना अमाउंट शो करते हैं। तो या तो कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी प्लस होती है या फिर असेट्स माइनस हो जाती है। ये कैपिटल थी। अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? एक तो ये P&L अकाउंट में शो होगी, ठीक है, P&L अकाउंट में, और किस साइड में बेटा? क्रेडिट साइड में। इट इज़ शोन इन P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। कैसे होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट बेटा? रिवेन्यू रिसिप्ट। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो क्या वो सेल कभी कभी होगी या रेगुलर होती रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर चलती रहेगी वो। तो वो क्या होगी बेटा? आपकी सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज कमीशन एंड फी रिसीव्ड। आपने कमीशन कहीं से रिसीव किया, फीस कहीं से रिसीव की, ठीक है, सर्विसेज रेंडर्ड की हैं, ठीक है, उसके बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना आपकी बेटा रेगुलर चलती रहेंगी। कमीशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा, फीस भी आपकी सर्विसेज की जो है वो रेगुलर ही मिलती है, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड भी हर साल मिल ही जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो रिवेन्यू नेचर की हैं, जो बार बार मिलती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपसे एक्सपेंडिचर पूछने वाली हूँ। आप कैपिटल और रिवेन्यू टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पहले रिकॉल करवाना चाहूँगी रिवेन्यू और कैपिटल है क्या, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही। आपके अराउंड 15 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आगे के टॉपिक्स को लेकर हम जल्दी ही आएंगे। ओके बेटा।